अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिल के रहेगी प्रेगनेंसी, और अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है वो मिसकैरेज को नहीं बचा सकता, इस तरीके का जो है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और मैं हूँ कौशिकी। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आप लोगों के कारण से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। तो जब ये मेरा जो लास्ट वीडियो था ऑन आलिया भट्ट, इट बिकेम सो पॉपुलर, तो मैं देख रही थी कि जो नेचुरल सी चीज है कि अगर हम देखते हैं कि कौन से वीडियोज हैं जो कि इतने सारे आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं आपको सेंड कर रहे हैं और व्यूअर्स सेंड कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि एक वीडियो आ रहा था, I was bleeding throughout my first trimester by somebody called Debina Decodes। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको क्लिक कर लिया देखने के लिए कि आफ्टर ऑल वो वीडियो क्या है, एंड इट टर्न आउट टू बी कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं शायद देबीना, उनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा ब्लॉग था जो वेयर शी हैज शेयर्ड अ लॉट अबाउट हर प्रेगनेंसी, IVF जर्नी एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये पर्टिकुलर वीडियो जो कि मेरे वीडियो को रेफर कर रहा था, ये वाला जो था दैट वाज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में उनकी लगातार ब्लीडिंग चलती रही थी, उस पे था। और आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि उनको इससे रिलेटेड कुछ भी मटेरियल यूट्यूब में या गूगल पे नहीं मिला था, जबकि ये काफी एक कॉमन सा कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में इनकाउंटर होता है। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इज क्वाइट अ कॉमन कंडीशन। तो मैंने सोचा चलो मैं इसी पे क्यों ना अपना रिएक्शन वीडियो कर देती हूँ, क्योंकि दिस वीडियो जो देबीना डिकोड से बनाया था, इट वाज क्वाइट अ सेंसिबल वीडियो। उसके अलावा इससे कई सारी और फीमेल्स को भी मदद मिल जाएगी जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से सफर करती हैं, एंड दे वुड नो कि एक डॉक्टर का, एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट का ब्लीडिंग, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग से रिलेटेड क्या कहना है। तो हम वही देखते हैं, और मैंने स्पीड रखी है इसकी 1.5 टाइम्स बिकॉज आई डू नॉट वांट द वीडियो टू बी टू लॉन्ग। ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा बोल चुकी हूँ, तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल द डॉक्टर सेड कि 12th वीक जब भी शुरू होगा उस टाइम पे वी नीड टू डू अ स्कैन टू फाइंड आउट नॉट ओनली स्कैन बट ऑल्सो ब्लड टेस्ट। वो स्कैन है एंटी स्कैन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे स्कैन के दौरान बच्चे का नेक के पास का जो मोटाई है उसको मेजर किया जाता है, और उसके साथ ये प्रेडिक्ट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है इफ द बेबी हैज एनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट लाइक डाउन सिंड्रोम्स और एडवर्ड सिंड्रोम्स और थिंग्स लाइक दैट। डॉक्टर ने ऐसे ही मुझे कहा कि यूजुअली व्हेन द वुमन इज अबव 37 सो उसके जो एग होता है वो काफी ज्यादा मेच्योर होता है, और व्हाटएवर इट इज, तो ये सारी जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वी आर नॉट गोना थिंक मच टिल द टाइम दैट वी डू दोज स्कैन्स। आई वाज ऑब्वियसली लिटिल नर्वस, मतलब मुझे बहुत वेट करना पड़ा कि 12 वीक होगा और हम लोग वो स्कैन करेंगे और फिर पता चलेगा। सिर्फ स्कैन ही नहीं, एक ब्लड टेस्ट है, एक तो डुअल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरे लिए सजेस्ट किया एक महंगा ब्लड टेस्ट जो पहले 60,000 का था, अब उस ब्लड टेस्ट का प्राइस हो गया। चलिए हम समझते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही हैं। कोई भी लेडी, चाहे वो कितनी भी एज की क्यों ना हो, उसके लिए प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड होता है कि उनका डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो सबसे कॉमन रीजन होता है बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन होने का, उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जो उन लेडीज में ज्यादा होता है जिनकी एज ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि a 40-year-old will definitely have a Down's baby and a 20-year-old cannot have Down's baby. So it is not so. तो इसीलिए हर लेडी को ये एडवाइस किया जाता है, जिसमें 2 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड स्कैन जो कि ये बता रही हैं, जिसमें कि बेबी के नेप ऑफ नेक की थिकनेस को मेजरमेंट किया जाता है। अगर वो ज्यादा थिक होती है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि बेबी में हो सकता है किसी तरह का माल फॉर्मेशन हो। और उसके साथ में ब्लड टेस्ट होता है जो डुअल मार्कर बोल रही है। डुअल मार्कर जो है वो लेडी की बॉडी का कुछ हार्मोन्स को नापता है। उसके अलावा लेडी का एज, वेट, एथनिसिटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, ये सब को लेकर के जो डेटा निकलता है वो सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, और द सॉफ्टवेयर कैलकुलेट्स कि कोई भी लेडी को डाउन सिंड्रोम होने का के बेबी को होने का, डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क जो है लो रिस्क है या हाई रिस्क है। इट विल नेवर टेल नो रिस्क। डुअल मार्कर से आपको नो रिस्क नहीं पता चलता, बट हाई या लो रिस्क पता चलता है। नो रिस्क जानने के भी तरीके हैं जिसपे कभी मैं और वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी हम इस पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इसका एक टाइम स्पेसिफिक होता है जो कि 11 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से 13 वीक्स एंड 6 डेज तक किया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे पीछे करने से जो हार्मोन का रेंज जो है वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, तो सॉफ्टवेयर में एरर आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट डन
आफ्टर दैट, एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि मैं 12 वीक होने का इंतजार कर रही थी। 16,000 में कम नहीं है, तो उससे एक्चुअली जो भी प्रकार के क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं पकड़ में आता है, तो और रिपोर्ट में बताया जाता है हाई रिस्क या लो रिस्क। सो आई वाज लाइक रियली नर्वस टिल द टाइम कि जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए ज्यादा लोगों को बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि राइट नाउ ऑल दैट आवर फोकस इज टू ये टाइम थोड़ा सा बिताओ और वेट फॉर द राइट टाइम। जब ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज फाइन, वी विल डेफिनेटली टेल इट टू पीपल। लोगों ने बहुत पूछा कि मुझे पता कैसे चला एंड ऑल दो स्टफ, वो तो मैंने बता दिया कि मुझे स्लाइट कुछ बॉडी में अनकंफर्टेबिलिटी हो रहा था, मैं थोड़ा ज्यादा थक रही थी, लेकिन क्या नहीं था मैं वो बताऊंगी। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मुझे कोई गंदी बदबू नहीं आ रही थी, बास नहीं आ रहा था, मैं मच्छी भी खा पा रही थी, मुझे नोजिया नहीं हो रहा था, जो उल्टी वाली फीलिंग होती है वो नहीं हो रहा था, मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा था, मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, मुझे कोई क्रेविंग भी नहीं हो रहा था कि कुछ खाऊं चटर पटर, ये भी कुछ मन नहीं कर रहा था। ऑल इन ऑल आई हैड जीरो सिम्टम्स। सो हाउ कैन एनीबॉडी अंडरस्टैंड दैट वेदर दैट पर्सन इज प्रेग्नेंट और नॉट? क्योंकि राइट, तो ये कह रही हैं कि इनको कोई भी सिम्टम्स नहीं हो रहे थे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं, और कई सारी ऐसी लेडीज लकी होती हैं जिनको की कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो तकलीफ है, जो सिम्टम्स से काफी तकलीफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सब इनको कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। तो इनका कहना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी है। देखिए, या तो आपके पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे, या जैसे कि इनके केस में हुआ ब्लीडिंग, अगर आपका इररेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, एनी लेडी इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और उसके पीरियड्स इररेगुलर पैटर्न में बिहेव कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसको गांठ बांध लीजिएगा। सेक्सुअली एक्टिव है, इररेगुलर पीरियड है और आपको थोड़ा भी डाउट है कि आप सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं, तो डेफिनेटली से आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। पहले यूरिन कर लें, अगर यूरिन में नेगेटिव आता है तो गो अप टू ब्लड टेस्ट, बिकॉज दैट इज द वे यू कैन नो दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। मुझे तो मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है कि मैं समझूं कि हाँ अब मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे पता चल गया। एक्चुअली इससे मुझे एक छोटा सा न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था कहीं पे, मुझे उसकी याद आ रही है, जहाँ पे लिखा हुआ था दैट अ कॉलेज गर्ल शी डिलीवर्ड इन द कॉलेज टॉयलेट एंड देन शी रियलाइज्ड शी वाज प्रेग्नेंट। पहले सुन के मुझे थोड़ा एब्सर्ड लगा था कि ये पॉसिबल भी होता है क्या, लेकिन मैं अगर बोलूं कि अगर मैं अपनी बॉडी को इतने अच्छे से नहीं जानती कि देयर इज सम चेंज, देयर इज सम लाइक यू नो समथिंग डिफरेंट आई एम फीलिंग, मैं भी शायद इनफैक्ट ये सही बोल रही है। इनफैक्ट एक पूरा इंग्लिश में सीरियल है जिसमें कि बकायदा उन्होंने कई फीमेल्स को दिखाया है कि दे वर नॉट अवेयर दैट दे आर प्रेग्नेंट एंड somebody delivered in toilet, somebody delivered in bushes। तो इस तरीके का होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी जो है उसमें भी कई बार ब्लीडिंग साथ साथ चल सकती है, क्योंकि लोग तो यही मान के चलते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, जो कि एक मिथ है। नहीं करती और शायद बहुत टाइम के बाद मैं डिलीवर करती हूँ और मैं बोलती हूँ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, आई डिड नॉट नो। सो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा उसके साथ। नाउ कमिंग टू इट, जैसे मैंने कहा कि इफ अ लेडी इज लैक्टेटिंग या फिर अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो दोबारा इमीडिएटली कंसीव नहीं करती है। जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट ब्रेस्ट फीड अ लॉट, आई हार्डली ब्रेस्ट फेड बिकॉज तो ये भी एक मिथ है कि अगर लेडी जो है ब्रेस्ट फीड कर रही है तो वो कंसीव नहीं कर सकती है। रॉन्ग, डोंट गो बाय दैट। इसको हम बोलते हैं लैक्टेटिंग एमिनोरिया, जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं जबकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। वो कुछ लोगों में कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली कंसीव नहीं करोगे। कई सारे लोग इसी गफलत में प्रेग्नेंट हो जाते हैं while they are breastfeeding. So even if you are breastfeeding, do use contraception. शुरुआत में आप कॉन्डोम्स वगैरह यूज करेंगे ताकि ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो मेडिसिन बेबी के माउथ में नहीं जाए। बाद में आप ओरल पिल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है ऑन पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन, उसको आप जरूर देखिए अगर कि आपके इंटरेस्ट का वो है तो। I hardly had milk, इसीलिए आप लोगों को सबको पता है कि I am doing top feed या फॉर्मूला फीडिंग लियाना। बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों। Of course, if I am not capable, I will take resort। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को दूध ही नहीं पिलाऊंगी, खुद की ईगो में बैठी रहूंगी, नहीं यार मेरा बच्चा मेरा ही दूध पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा, ऐसा तो नहीं। ये बिल्कुल सही कह रही है कि कुछ लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क जो है वैसे नहीं आता कि बेबी के लिए एडिक्वेट हो, तो उसमें ना तो ईगो में बैठना है ना तो सेल्फ गिल्ट में बैठना है कि भैया बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करवा पा रहे हैं। उस सूरत में ऑब्वियसली आप उसको टॉफी ही देंगे और क्या करेंगे, है ना। तो शी इज एब्सोल्युटली राइट देयर।
ऐसा तो नहीं ना, सो आई इमीडिएटली लुक फॉर द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। और उस टाइम पे मैं उसको जो भी फॉर्मूला फीड करा रही थी फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई माय बॉडी वाज इमीडिएटली रेडी फॉर द नेक्स्ट। आई वाज ब्लीडिंग ऑल थ्रू आउट, सो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ब्लीडिंग तो हो ही रही है, बट दैट स्लाइट चेंज इन द बॉडी जो मुझे फील हो रहा था, ब्लीडिंग इन द सेंस आई वाज ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ऑब्वियसली जब मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म भी हुआ और हार्ट बीट भी कंफर्म हुआ, तब मुझे इस बात का डर हो रहा था कि मुझे मेरी ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, मतलब नॉन स्टॉप आई एम ब्लीडिंग। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये नया कुछ। मैं एक्चुअली शायद इस वीडियो का हेडिंग ही ये रखूंगी कि आई वाज ब्लीडिंग थ्रू आउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी। तो शायद दिस विल हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज मैं एज अ पेशेंट या मैं एज अ समबडी हु हैज एक्सपीरियंस्ड दिस, आई डिड नॉट फाइंड दिस इन द यूट्यूब और इन गूगल, क्योंकि जहां पे भी राइट, आई एम क्वाइट सरप्राइजिंग कि ये बहुत ही कॉमन सा कंडीशन है और उसके बाद भी इनको यूट्यूब या गूगल में क्यों नहीं मिला। हर फोर्थ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैन बी एज लेस एज स्पॉटिंग की कुछ दाग से हो, या प्रॉपर ब्लीडिंग बकायदा जहां पे की पैड लगाने की जरूरत पड़ सकती है। मोस्ट कॉमन रीजन, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ब्लीडिंग हैपन्स बिकॉज मिसकैरेज हो रहा होता है, बॉडी मिसकैरी करने की कोशिश कर रही है। और मिसकैरेज भी बहुत वैरायटी का होता है। मिसकैरेज हम थ्रेटन मिसकैरेज भी बोलते हैं, जिसमें बॉडी ने कोशिश की पर एक्चुअली मिसकैरेज नहीं हुआ, इवन दैट इज मिसकैरेज। और मिसकैरेज जहां की एक्चुअली प्रेगनेंसी का लॉस हो गया, वो भी मिसकैरेज है। उसके अलावा एक और कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में या ओवरीज में या यूट्रस के बाहर कहीं भी और हो सकती है, जो कि काफी खतरनाक कंडीशन होता है। उसमें भी प्रेगनेंसी के साथ साथ में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कई और कंडीशन हैं जिसमें की ब्लीडिंग होती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या बोल रही हैं, फिर मैं आगे आपको और बताऊंगी रीजंस की क्यों ब्लीडिंग हो सकती है इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट। कि जहां पे भी मैं डाल रही हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम ब्लीडिंग, हर जगह यही आ रहा था दैट इट इज लीडिंग टू मिसकैरेज। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं बार बार जा जाके हर 2-3 दिन में जा जाके मैं स्कैन करा रही थी एंड माई प्रेगनेंसी वाज शोइंग इंटैक्ट और अच्छा ही दिख रहा था। देयर वाज नो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन एज सच ड्यूरिंग दैट टाइम। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। फाइनली स्कैन में एक क्लॉट दिखा गया इन माई यूटरस, जिस क्लॉट से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। वो क्लॉट शायद पहले का पुराना कोई क्लॉट रह गया होगा, उस क्लॉट से हल्की 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 ब्लीडिंग हो रही थी, विच वाज वेरी स्ट्रेंज। सो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बता रही हैं कि इनका क्लॉट रह गया था, दैट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। उसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक हेमाटोमा। उसका मीनिंग क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन होती है, जो बेबी को कवर करती है, वो कई बार यूट्रस से डिटैच कर जाती है, सेपरेट कर जाती है। प्लेसेंटा जहां पर अटैच होता है वो सेपरेट कर जाता है, तो उसके कारण, और पार्शियली करता है, कंप्लीटली नहीं करता है, तो वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। उसको हम बोलते हैं हीमाटोमा। ठीक है, सब कोरियोनिक हेमाटोमा। और इसको हम दूसरे टर्म में थ्रेटेंड मिसकैरेज भी कह सकते हैं कि बॉडी ने थ्रेटन किया बट एक्चुअली प्रेगनेंसी का लॉस नहीं हुआ। तो इनको सिंपली वही हो रहा था, इनको थ्रेटन मिसकैरेज हुआ था एंड दैट इज द रीजन व्हाई शी वाज ब्लीडिंग। यूजुअली जो सब कोरियोनिक हेमाटोमा होता है या जो क्लॉट बनता है, अगर वो छोटा होता है तो बॉडी उसको या तो खुद से एब्जॉर्ब कर लेती है, या ब्राउनिश सा डिस्चार्ज होकर के, या बिल्कुल फ्रैंक रेड नहीं होएगा, हल्का सा मटमैला सा रेड होएगा, जो डिस्चार्ज हो करके वो बॉडी से निकल जाता है और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग। ठीक है, अगर बड़ा सेपरेशन हुआ हो तो उसमें कई बार थ्रेटन मिसकैरेज जो है वो इनएविटेबल, यानी जैसे नाम ही बता रहा है कि मिसकैरेज होके रहता है, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इनका स्मॉल सबकोरियोनिक हेमाटोमा हुआ था, विच इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। और अगेन जो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, मैंने बोला आपको कि हर फोर्थ फीमेल में कुछ ना कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है प्रेग्नेंट लेडी में, उसमें से 20% कारण जो है वो सब कोरियोनिक हेमाटोमा होता है। इट्स अ वेरी कॉमन कॉज, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट रहे हो तो आप में से कई सारे हैं जो इस चीज को रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि अर्ली अल्ट्रासाउंड स्कैन में ये फाइंडिंग हुई थी और जो कि बाद में खत्म हो गई। आई विल से दैट इट इज नॉर्मल और मेरे साथ हुआ है। ऑब्वियसली बहुत टेंशन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज देयर वाज नो बेंचमार्क टू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम। बट आई कैन टेल यू दैट आई एम एन एग्जांपल जहां पे आई वाज ब्लीडिंग थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑलमोस्ट लाइक टिल द एंड ऑफ इट आई वाज स्टिल प्रॉपर्ली प्रेग्नेंट एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम। 3, 4, 5 स्कैन के बाद यही कंफर्म हुआ कि वो जब तक वो क्लॉट नहीं निकल जाता तब तक ब्लीडिंग होता रहेगा। फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड मंथ और मे बी थर्ड मंथ के मिडिल में जाके मेरा ब्लीडिंग स्टॉप हुआ कंप्लीटली। सो आई वाज लाइक थैंक गॉड, एक टेंशन मेरा खत्म हुआ। दूसरा टेंशन, तो यस, ये इनके पास बेंचमार्क नहीं था, पर आपके पास बेंचमार्क, इन्होंने भी बहुत ही बोल्डली आकर के सारा कुछ बताया है। उसके अलावा एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू दैट इट इज नॉट अ अनकॉमन सिनेरियो। 20% तो बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, उसमें से 20% सब कोरियोनिक हेमाटोमा की वजह से हो रही होती है। तो
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डोंट गेट पैनिकी कि अगर ब्लीडिंग हुई है तो डेफिनेटली जो है आपका मिसकैरेज होना ही होना है। इट इज थर्ड मिसकैरेज, बट कंप्लीट मिसकैरेज होना ही होना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर जब भी आपको ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी जो है आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट होएगी। लेकिन डॉक्टर से जाके जरूर मिल ले ताकि ये पता चल सके कि कारण क्या है, या ऐसा कोई कारण है जिसको फिक्स करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है। और कुछ और वो क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो हम किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स पे देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइकल इरोजन, जो कि हार्मोनल चेंज जो प्रेगनेंसी में होते हैं उसके कारण से होता है, उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ पॉलिप्स वगैरह गांठें होती हैं, उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार बहुत रेयर कंडीशन में वहां पे बच्चेदानी के मुंह का या वजाइना का कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। एक और बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन है, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें कि प्रेगनेंसी में कैंसरस होने का पोटेंशियल होता है। आपने सही सुना, प्रेगनेंसी में कैंसरस होने का पोटेंशियल होता है, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो देर आर वेरियस रीजंस व्हाई वन कैन हैव ब्लीडिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि गायनेकोलॉजिस्ट से आप जाकर के सलाह ले लें। टेंशन ये था कि 12th वीक का मेरा जो फाइनल एनटी स्कैन होगा और डुअल मार्कर टेस्ट या उससे भी बड़ा जो ब्लड टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट आएगा और उसके बाद ही मुझे चैन की सांस मिलेगी। सो इट वाज ड्यूरिंग दिस ब्लीडिंग फेज, तब जाके मेरे डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा बेड रेस्ट बता दिया था कि आप थोड़ा सा आराम करो, बिकॉज इसके अलावा मेडिकली देयर इज नो अदर रीजन। दूसरा है कि आपको हॉस्पिटल में लाके हम लोग को आराम कराना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली औरतों के घर पे सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको घर का सारा काम करना होता है, तो इसीलिए उन औरतों को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। आई सेड दैट नो, इन माई हाउस इट इज नथिंग लाइक इट, आई हैव हाउस हेल्प, आई हैव माई मॉम, और उस टाइम पे तो घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं घर पे ही रहूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं थोड़ा आराम करूंगी। तो इसलिए शायद बीच में थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाने का वो कम हो गया था, मैं थोड़ी नर्वस थी, मैं पता नहीं क्या हो रहा था। वन थिंग हियर ऑल्सो बिफोर व्हाइल आई एंड द वीडियो आई विल से दैट एक चीज जो मैं एक दिन घर पे आई और मतलब स्कैन से मैं घर पे आई और मैं बहुत नर्वस थी, मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना खुश। अच्छा, और चीज आपको मैं ये बताऊं कि दो ये सही कह रही हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर कुछ एक्टिवली करके सबको रियोनिक हेमाटोमा को बाहर निकाल सकते नहीं कर सकते हैं। ये भी हमें साइंटिफिकली नहीं पता है कि बेड रेस्ट करने से कितना उसमें फायदा होता है। देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट कि बेड रेस्ट करने से जो है वो मिसकैरेज में कन्वर्ट नहीं होगा कंप्लीट मिसकैरेज में, और नहीं करने से वाइस वर्सा होएगा, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। कुछ डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं बहुत सारा, उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। तो बेसिकली उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसको हमें नेचर पे छोड़ना पड़ता है कि किस तरीके से नेचर ने डिसाइड किया है, वही हमारा मेन उसमें होप होता है। खुशी भी हो रही है लेकिन मैं खुश हो नहीं पा रही हूँ क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक प्रॉब्लम अटका हुआ है, ऐसे पूछ जैसे। तो मैं क्या करूँ? सडनली आई रियलाइज्ड दैट दिस बेबी हैज कम विद अ मिरेकल, और डॉक्टर भी बार बार बोल रहे इट्स अ मिरेकल। मैं मानती हूँ इट्स अ मिरेकल, बिकॉज मेरे बॉडी के कंडीशंस, मेरे बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। इसके बावजूद व्हेन अ मिरेकल हैज हैपेंड, दैट मींस दैट मिरेकल इज हियर टू स्टे मिरेक्युलसली। उस पे मैं इंटरवीन करने वाली होती कौन है? उस पे इंटरवीन करने वाले डॉक्टर होते कौन है? आई न्यू इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट एंड आई काइंड ऑफ स्पोक टू माई सेल्फ, आई काइंड ऑफ स्पोक टू माई बेबी दैट यू आर अ मिरेकल, यू मेड मी फील अमेजिंग, you made me reinstate that my body is capable of doing everything. You are here to stay, you have come here because you are here to stay. नहीं तो क्यों आते? आए हो क्योंकि तुमको रहना है, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, and fight for yourself and heal yourself. Trust me. उसके ठीक 3 से 4 दिन के बाद मेरी ब्लीडिंग धीरे धीरे एक्चुअली बंद हो गई। आई फील कि जब जो चीज हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, और आप ट्राई कर लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते इन सिचुएशन में, ना डॉक्टर कुछ कर सकता है, उस टाइम पे वो ऑलमाइटी को बोलिए, वही ठीक कर देंगे, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने किया है तो ठीक करने वाले वही है और उस सिचुएशन से निकालने वाले भी वही है। Here I absolutely love her positivity. उसमें साइंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर जो है वो एक सिर्फ माध्यम होते हैं, और ऐसा अगर हम सोचें कि हमारे हाथ में सारा कुछ है तो वो बिल्कुल ही हमारा मतलब ईगो है, बट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये बिल्कुल सही सलाह दे रही है, पॉजिटिव रहिए, ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, लीव इट टू गॉड। अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिलके रहेगी प्रेगनेंसी, और अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है वो मिसकैरेज को नहीं बचा सकता इस तरीके का जो है, क्योंकि उसका कोई हमारे पास में इलाज ही नहीं है। और कई बार जो है बहुत सारी चीजों का इलाज होने के बावजूद भी हमें ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वाई कि कई बार जो है हम जिन चीज से हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, उसमें जो है पर्सन इंप्रूव कर जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन से। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैविंग फेथ ऑन गॉड हेल्प्स अ लॉट।
So with this thing, I'll end this video here. Also telling that 12th week came and I did my NT scan and the report came 3.8 mm, which was amazing. मतलब बहुत ही अच्छा है. और प्लस जो बड़ा ब्लड टेस्ट था, which was the expensive blood test, और उसका भी रिपोर्ट आया 11 दिन के बाद. उसका भी रिपोर्ट was low risk. I thanked God. अब मैं आपको बता दूं ये बड़ा टेस्ट NIPT क्या बता रही हैं. तो पहले हमने डुअल मार्कर की बात की थी. NIPT जो है वो भी ब्लड से ही किया जाता है और उसमें क्या देखा जाता है, उसमें हम फीमेल की बॉडी का हार्मोन लेवल देख रहे थे डुअल मार्कर में. इसमें मदर की बॉडी में प्लेसेंटल सेल्स होते हैं जो कि सपोज किया जाता है कि बेबी का क्रोमोसोम को रिफ्लेक्ट कर रहा है या जीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो दोनों ही टेस्ट, ये भी आपको लो रिस्क या हाई रिस्क ही बताएगा जस्ट लाइक डुअल मार्कर. लेकिन अगर उसकी सेंसिटिविटी आप मान लीजिए 50% से लेके 83.3% के बीच में है, तो इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी यानी एक्यूरेट होने की चांसेस 99.9% है, कि जो ऑलमोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट के बराबर है. तो ये महंगा जरूर है बट इट इज मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव. उसमें आपको एरर मार्जिन लेस हो जाता है. डुअल मार्कर में एरर मार्जिन जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन, बट अल्ट्रासाउंड एंड डुअल मार्कर मिला के ठीक ठाक वो आपको बता देता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम वगैरह वगैरह जो इन्होंने बोले हैं. NIPT भी वही सब बताता है. As I told you, the only difference is that it is more accurate and cost में दोनों के difference है. इसमें around 15-16,000 के करीब है NIPT. उसका मुझे पता नहीं 3-4 हजार के करीब का वो भी आता होगा. तो वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं या आपके डॉक्टर जो हैं आपके लिए कौन सा ज्यादा उपयोगी समझते हैं. और NIPT की एक और अच्छी बात है कि उसको आप 8-9 वीक्स के बाद से कभी भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करा सकते हैं. इट इज नॉट टाइम स्पेसिफिक लाइक डुअल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर जो कि टाइम स्पेसिफिक ही होता है. सो दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट मोर अबाउट NIPT. Enough and more, because at this moment I'm only thankful, I'm only grateful. So with a grateful note, I am being grateful to you guys also, giving me so much of support and love. And I'll end this video. I'll come back with another video very soon. I love you guys. Right, so this was a beautiful video and where I think that I got to talk with you about some information which might be of use to you. इनके और भी वीडियो मैंने देखे हैं जो कि काफी अच्छे हैं और मैं उसमें भी किसी टाइम पे रिएक्शन वीडियो करूंगी. एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर 1000 plus subscriber. I owe you to you and to my editing team and everyone who has been helpful. My son who has been making Lakshajit, he has been making my thumbnails. So I am thankful to everyone. So I hope to see you very soon. Till then, have a great week ahead. Bye bye.